इस वीडियो के माध्यम से हम मुदालिर आयोग के पार्ट सेकंड को करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम मुदालिर आयोग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, बीएड एग्ज़ाम, टीचर्स एग्ज़ाम जो होते हैं उनके अंदर जो पूछे जाते हैं, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर इस आयोग से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को पूछा जाता है। सो प्लीज़ इस वीडियो को आप ध्यान से करें। पिछली वीडियो के अंदर हमने माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको मुदालिर आयोग के नाम से जाना जाता है, उसके महत्वपूर्ण पॉइंट, उसके सुझाव, क्यों उसका गठन किया गया था, क्या क्या उसने सुझाव दिए थे, कौन कौन सी समस्याओं का पता लगाया था, उसके द्वारा सुझाव कौन से दिए गए थे, उसके द्वारा सुझाव दिए गए थे उनमें क्या क्या समस्याएं थी, वो हमने जाना। अब उन सभी पॉइंटों में से, उस पार्ट में से जो पिछली वीडियो थी उसमें से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो यहाँ पे निकाले गए हैं। सो प्लीज़ आप इसे ध्यान से देखें। माध्यमिक शिक्षा आयोग भारत का दूसरा आज़ादी के बाद शिक्षा के स्तर में विकास करने वाला एक आयोग था। मतलब शिक्षा के स्तर के ऊंचाई पे ले जाने के लिए, हमारी शिक्षा में जो समस्या है उनको दूर करने के लिए जो आयोग बनाया गया था, ये एक दूसरा आयोग था। पहला था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसको राधा कृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है, और जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे, जो जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पहले 3 भारत रत्न प्राप्त करने वालों में ये भी एक थे। सेकंड जो आयोग था, ये माध्यमिक शिक्षा आयोग था, जो जिसने अपना सारा फोकस माध्यमिक शिक्षा के ऊपर रखा। और जो प्रथम जो 1948 से 49 राधाकृष्णन आयोग था, उसने सिर्फ विश्वविद्यालय के ऊपर फोकस रखा था, इसने माध्यमिक शिक्षा के ऊपर। तो मुदालिर आयोग का गठन जो है वो कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1952 को मुदालिर आयोग, जिसको माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, का गठन हुआ था। मुदालिर आयोग का दूसरा नाम क्या है? माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है मुदालिर आयोग को। मुदालिर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मुदालिर आयोग के अध्यक्ष की बात की जाए तो मुदालिर आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिर। उन्हीं के नाम पर इस आयोग का, इस समिति का नाम मुदालिर कमीशन या मुदालिर आयोग रखा गया था, क्योंकि इसके मेन अध्यक्ष तो जो थे वो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिर थे। उसके बाद नेक्स्ट 4th क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो मुदालिर आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट कब जारी की? मुदालिर आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन अगली उसमें देखते हैं अभी। तो मुदालिर आयोग की बात करें इसमें, तो मुदालिर आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट माध्यमिक शिक्षा की जांच पड़ताल करके, उसकी समस्याओं का पता लगा के, उसके सुझाव जो थे वो सारी रिपोर्ट तैयार करके 29 सितंबर 1953 को सौंपी थी। ठीक है, 23 सितंबर 1952 को इस आयोग का गठन किया गया था। अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिर थे। 5वां क्वेश्चन अगर देखते हैं हम, तो मुदालिर आयोग का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया था? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिर। ये क्वेश्चन घुमा के ऐसे ही पूछे जाते हैं। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिर के नाम पर रखा गया था। मुदालिर आयोग का गठन क्यों किया गया था? मुदालिर आयोग है, उसका गठन माध्यमिक शिक्षा की जो समस्याएं है उनका पता लगाना, भारतीय शिक्षा की समस्याओं का पता लगाना, उनको दूर करने के सुझावों को बताने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था कि हमारी शिक्षा का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है। जब हम सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं तो उस चीज़ का पता लगाना, क्या क्या कमियां हैं और उन कमियों को कैसे दूर किया जा सके, इसलिए इस आयोग का गठन किया गया था, जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालिर शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है, किस वर्ष पर कार्य करने के लिए मुदालिर आयोग का गठन किया गया था? किस विषय पर? तो 7वां क्वेश्चन की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का पता लगाने और उनके समाधानों को निकालने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। माध्यमिक शिक्षा आयोग का, जो माध्यमिक शिक्षा की हमारी जो समस्या है उनका पता लगाना, उनके समाधान ढूंढना कि कैसे उन समस्याओं को दूर किया जा सकता है, इसलिए इसका गठन किया गया था। यहाँ ये गलती से 7 लिखा गया, तो यह 8वां क्वेश्चन है। किस आयोग ने कहा कि सेकेंडरी शिक्षा के 2 भाग होने चाहिए? जो सेकेंडरी शिक्षा थी हमारी, उसके 2 भाग होने चाहिए। वो मुदालिर आयोग, जिसको माध्यमिक शिक्षा आयोग कहा जाता है, उसके द्वारा कहा गया था कि जो हमारी सेकेंडरी शिक्षा है उसको 2 भागों में बांटा जाना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, 9वां क्वेश्चन जो रहेगा हमारा, ये हमारा 9वां क्वेश्चन है। मुदालिर आयोग के अध्यक्ष के समय डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी
मुदालिर कहाँ व किस रूप में कार्य कर रहे थे, तो वे मद्रास जो विश्वविद्यालय है उसके कुलपति थे। ये उपकुलपति गलत लिखा हुआ है, सो प्लीज़ आप इसे, वो मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य कर रहे थे और उसी टाइम इनको मुदालिर आयोग, जिसको माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, उसका अध्यक्ष बनाया गया था। किस आयोग ने कहा था कि वस्तुनिष्ठा MCQ परीक्षा पद्धति को अपनाया जाए, तो मुदालिर आयोग के द्वारा ही कहा गया था कि जो वस्तुनिष्ठ मतलब कि MCQ क्वेश्चन पद्धति को अपनाया जाए ताकि डीपली बच्चे पढ़ सके, ज़्यादा जानकारी वो प्राप्त कर सके। मुदालिर आयोग या माध्यमिक आयोग को इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1952 में की गई थी और 1953 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी भारतीय सरकार को, जो माध्यमिक शिक्षा के अंदर जो समस्याएं है उन समस्याओं को लेकर 29 सितंबर 1953 को इन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी और गठन हुआ था इसका 23 सितंबर 1952 को। ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय सरकार ने शिक्षा आयोग का गठन किया था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो गठन हुआ था वो था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसको राधा कृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है, 1948-1949। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के दूसरे शिक्षा आयोग का क्या नाम है? दूसरे शिक्षा आयोग की बात की जाए तो वो था मुदालिर आयोग, जिसने माध्यमिक शिक्षा के ऊपर जो भी समस्याएं थी उन समस्याओं को दूर करने के लिए इसके ऊपर कार्य किया था। 1952 से 1953 में इस आयोग का गठन किया गया था। ये दूसरा स्वतंत्रता के बाद भारतीय शिक्षा के विकास करने में, भारतीय समस्याओं को दूर करने में अपने सुझाव देने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। पहला था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसको राधा कृष्णन आयोग बोलते हैं, और दूसरा था माध्यमिक मुदालिर आयोग, जिसका गठन 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसको राधा कृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है, के बाद भारत में किस आयोग का गठन किया गया था? तो मुदालिर आयोग था, उसका गठन किया गया था, क्योंकि जो राधा कृष्णन आयोग था उसका गठन किया गया था 1948 से 1949 के बीच, और जो मुदालिर आयोग था उसका किया गया था 1952 से 53 के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, तो किस आयोग ने कहा कि विद्यार्थियों को परीक्षा में संख्यात्मक के अंक के स्थान पर सांकेतिक अंक, मतलब परीक्षा जब हम पेपर देने जाते हैं तो पेपर में जब रिजल्ट आता है तो 100 में से कितने नंबर आए वो होते हैं संख्यात्मक। ये चाह रही है कि संख्यात्मक अंक ना देकर सांकेतिक अंक दिए जाए। सांकेतिक अंक का मतलब ग्रेड, जैसे A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, ऐसी कंडीशन के अंदर बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाता है। तैयारी करने या बच्चों के बीच बच्चों के मनों में जो एक हीन भावना उत्पन्न होती है, कई बार गलत स्टेप उठा लेते हैं बच्चे, वो समस्याएं खत्म हो जाती है। क्योंकि आप देखते हो कई बार रिजल्ट नंबर कम आने की वजह से कई बार आत्महत्या कर लेते हैं, ऐसी स्थितियां बन जाती है। और भी बहुत सारे समस्याएं थी। इन समस्याओं को ध्यान में रखकर उन्होंने बोला था इस आयोग ने कि संख्यात्मक की जगह पे सांकेतिक अंक दिए जाए, ये इसने सुझाव दिया था, ग्रेड दी जाए। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे 15 क्वेश्चन, जो हमारा 16वां क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत हो चुका है वहाँ पे, ऊपर गलत नहीं है, वो नंबरिंग गलत है वहाँ पे बस। किस आयोग के द्वारा कहा गया कि उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में मूल विषय अनिवार्य है? तो ये मुदालिर आयोग के द्वारा कहा गया था मूल विषयों के बारे में। मूल विषय जैसे गणित हो गया, कला होगी, संगीत हो गया, सामान्य ज्ञान हो गए, ये हमारे मूल विषय जिनके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन में यूज करते हैं हम, जो दैनिक जीवन के कार्य है वो हमें ज़रूरी है, तो इनका भी ज़रूरी है। ये एक मूल विषय अनिवार्य, ये फिक्स होना ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के मूल विषयों की बात करें तो कौन कौन से मूल विषय? 16वां क्वेश्चन आपने देख लिया, गणित, कला, संगीत और सामान्य ज्ञान, ये हमारे मूल विषय है। इनका अनिवार्य बोला गया इन्होंने कि एक विषय अनिवार्य होना चाहिए उच्च और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के अंदर। 17वें क्वेश्चन की बात करें तो जो कि हमारा 18वां क्वेश्चन रहेगा, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम संबंधी क्या सुझाव दिए थे? उन्होंने मातृभाषा, राष्ट्रभाषा जो कि हमारी हिंदी और अंग्रेजी भाषा, ये आपको इन विषयों के अंदर शिक्षा दी जानी चाहिए। साथ में सामान्य ज्ञान, गणित, सामाजिक विषय, कला, संस्कृति, हस्तशिल्प, शारीरिक शिक्षा, त्रिभाषा सूत्र के ऊपर सुझाव दिए थे। ये उनके सुझाव थे कि मातृभाषा के अंदर भी, राष्ट्रभाषा के अंदर भी, तीनों भाषाओं के अंदर साथ में जो सब्जेक्ट है वो, ये इनकी एक समस्या भी थी। इनकी
एक दोष बोले जाते हैं इनकी जो सुझाव थे उनमें ये था, क्योंकि इनके सोचने की वजह से इनकी सोच मतलब माध्यमिक शिक्षा के अंदर ही बच्चों को सब कुछ सिखा देना, 3 लैंग्वेज प्लस जो अलग अदर सब्जेक्ट है वो भी, तो ये इनका एक दोष भी रहा था, लेकिन ये सुझाव के अंदर अब काउंट कर रहे हैं। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कितने कार्य दिवस निर्धारित किए? तो 200 दिन, 200 दिन कार्य दिवस और 2 माह का ग्रीष्म और शीतकालीन अवकाश की बात की गई है इनके द्वारा। 200 एक साल में 200 दिन, 200 दिवस कार्य मतलब स्कूल लगना चाहिए, कार्य होना चाहिए वहाँ पे, और 2 महीने ग्रीष्म और शीतकालीन महीनों की बात की गई है, छुट्टी अवकाश की बात की गई है। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, तो 19 क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, जो 20वां क्वेश्चन है नंबरिंग गलत होने के कारण, तो यहाँ पे क्या चीज़ बोली गई है? तो केंद्र में अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड करने का उद्देश्य क्या था? ये इसका क्वेश्चन आंसर ध्यान नहीं आ रहा, तो मैं बाद में बता दूंगा आपको। 20वां क्वेश्चन, भारतीय सरकार ने माध्यमिक शिक्षा का उच्चतर उठाने के लिए, मतलब उसको ऊंचा उठाने के लिए सबसे पहले किस समिति का गठन किया था? ताराचंद समिति का गठन किया था माध्यमिक शिक्षा का स्तर उठाने के लिए। लेकिन जब ताराचंद समिति का गठन किया गया तो उसने जब अपनी रिपोर्ट सौंपी तो उसमें बहुत सारी खामियां थी, जिसके कारण इस समिति के जो सुझाव थे वो सही नहीं माने गए, बहुत सारी कमियां, और उसके बाद मुदालिर आयोग का गठन किया गया था। वैसे माध्यमिक शिक्षा के ऊपर पहले गठन किया गया था ताराचंद समिति का, जो 1940 के अंदर, और ताराचंद समिति ने माध्यमिक शिक्षा के पक्ष में अपनी रिपोर्ट कब जारी की थी? भारत सरकार को सौंपी थी, तो वो सौंपी थी उसने 1949 के अंदर। 23वां क्वेश्चन, भारत समिति के सुझाव माध्यमिक शिक्षा के पक्ष में संतोषजनक नहीं थे, तो किस समिति के थे? ताराचंद समिति थी, उसके जो सुझाव थे जो उन्होंने माध्यमिक शिक्षा के पक्ष में जो दिए थे भी ये करना चाहिए, वो संतोषजनक नहीं थे, उसके सबकी राय एक नहीं थी, बहुत सारी खामियां थी उनके सुझावों में, इस कारण से। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में कितने पेज और प्रकरण थे? तो पेज थे 244 पेज थे उसके अंदर, 244 पेज, और प्रकरण 14 थे। जो उन्होंने अपनी लिस्ट तैयार करी भी, समस्याएं ये समस्याएं जिनके कारण हमारी शिक्षा का विकास नहीं हो पा रहा है, जिनके कारण कमियां आ रही है, हमारे सामने बाधाएं समस्या आ रही है, और उनको दूर करने के जो किस किस तरीके से इनको दूर किया जा सकता है, वो सारे जो लिस्ट जो डाटा तैयार किया था वो 244 पन्नों के अंदर आई थी, और 14 प्रकरण थे उसके। उसके बाद मुदालिर आयोग माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 23 सितंबर 1952 को इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो मुदालिर आयोग, जिसको माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, ने अपनी पहली रिपोर्ट भारत सरकार को कब सौंपी थी माध्यमिक शिक्षा के पक्ष में? तो 29 सितंबर 1953 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को कितने वर्गों में बांटा है? 2 वर्गों के अंदर बांटा है, 2 वर्गों के अंदर माध्यमिक शिक्षा ने, जिसको मुदालिर आयोग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर देखेंगे हम, तो माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? उद्देश्य निर्धारण मतलब क्या प्राप्त करना हमने, तो मतलब किस चीज़ को लक्ष्य मानकर क्या चीज़ की गई थी? तो व्यक्तित्व का विकास, लोकतांत्रिक नागरिकता, मतलब कि जो जिस विद्यार्थी को हम पढ़ा रहे हैं उसमें लोकतांत्रिक ज्ञान, नागरिक बनाना, हमें उसको लोकतांत्रिक, उसको सब चीज़ों का पता हो, किसी के साथ गलत काम ना करे, स्वतंत्रताओं का पता हो, लोकतंत्र के क्या अधिकार होते हैं वो उसको ज्ञान हो, नेतृत्व की शक्ति, ये भी इसका सुझाव था कि ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि हम उसको नेतृत्व बना सके, वो कहीं पे भी जाए अकेला न रहे, सबको एक साथ लेके चले, सबको मिल के चले। जैसे नेता वगैरह होते हैं, नेता एक होता है लेकिन वो इस तरीके से काम करता कड़ी के रूप में कि उसकी पूरी जो पार्टी होती है वो जुड़ी रहती है उसके साथ में। तो हमें एक ऐसे स्टूडेंट, एक ऐसे विद्यार्थियों के नेतृत्व, ऐसा विद्यार्थियों का निर्माण करना जो नेतृत्व का विकास करे, उनके अंदर नेतृत्व का विकास करना, वो कहीं पे भी जाए अकेला न रहे, सबको एक साथ लेके चले। व्यावसायिक कुशलता पे शिक्षा के साथ साथ उनको व्यावसायिक कुशलता भी दी जानी चाहिए किसी व्यवसाय के ऊपर, ताकि वो बेरोजगार ना रहे, भूखा ना मरे। शिक्षा प्राप्त करने के बाद अगर उसको रोजगार मिल जाता है, पढ़ाई के ऊपर काम जो मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज ऐसी स्थिति में वो ना तो खुद भूखा रहे, ना ही उसके परिवार को भूखा रखे, उसको कुछ ना कुछ ऐसा काम जरूर आना चाहिए। क्योंकि हम लंबे समय तक विद्यार्थी हमारे पास रहता है, 15 से 20 साल तक वो स्टडी करता है, तो कम से कम हमने उसके स्टडी के साथ साथ उसको एक ऐसा 2 या 3 विषयों के अंदर हुनर भी सिखाना चाहिए कि यदि उसको कोई अदर काम नहीं होता है तो जो काम हमारे द्वारा सिखाया गया उसको शुरू करके वो जीवन यापन कर सकता है, अपना भी और अपने परिवार का भी पेट भर सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगर हम, तो मुदालिर आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की बात की जाए तो अध्यक्ष तो थे उसके डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर और सचिव थे M.N. बसु, ये उसके सचिव थे। और ये अन्य सदस्य थे जो इसके मुदालिर आयोग के उद्देश्य के कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो भारत के सभी राज्यों में माध्यमिक स्तर पर छात्र अनुशासन की समीक्षा करना, और बहुत सारे विषय जो दिए थे इन्होंने। सुझाव क्या दिए थे, संगठन माध्यमिक शिक्षा के संगठन से संबंधित सुझाव क्या थे, प्राथमिक शिक्षा के बाद ही माध्यमिक शिक्षा शुरू करनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा 11 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए होनी चाहिए। जो माध्यमिक शिक्षा है वो 11 वर्ष से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए होनी चाहिए। इसकी अवधि लगभग 7 वर्ष होनी चाहिए, ये इन्होंने बोला है। माध्यमिक शिक्षा को 2 वर्गों में बांटा उन्होंने, जूनियर माध्यमिक शिक्षा जो 3 वर्षों की है और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा जो 4 वर्षों की है। ग्रामीण विद्यालयों के अंदर कृषि शिक्षा दी जानी चाहिए, कृषि से संबंधित शिक्षा दी जानी चाहिए, ये भी उन्होंने सुझाव दिए थे अपनी इसके अंदर। तो और भी बहुत सारे कारण थे, दोष भी, प्रणालियाँ भी, कई रीज़न थे। क्या क्या दोष थे हमारी शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में, तो पाठ्यक्रम का व्यवहार था वो संकीर्ण था, एकाकी था, छात्रों की संख्या अधिक थी, टीचरों की संख्या कम थी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था जिसके कारण शिक्षक जो अध्यापक जो वो सही प्रकार से पढ़ा नहीं पा रहा था, क्योंकि संख्या इतनी ज़्यादा, उसको काम करना होता है, कॉपियाँ चेक करनी होती है, और भी बहुत सारे दायित्व होते हैं उसके पास। क्योंकि एक शिक्षक के पास एक नियमित नंबर ऑफ संख्या जो स्टूडेंट के वो अगर सही है तो वो सही प्रकार से उनको पढ़ा पाएगा, उनकी सही प्रकार से उनकी गलतियाँ निकाल पाएगा। अदरवाइज फिर वो फॉर्मेलिटी वाला काम होने लग जाता है। कॉपियाँ चेक करनी है तो फॉर्मेलिटी, क्योंकि उसको ऊपर से भी डर है कि उसकी कॉपियाँ चेक करने आ सकती है, तो उसको कॉपी भी चेक करनी है। तो बहुत सारी कमियाँ थी संख्या के मामले में। दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली थी, जो परीक्षा थी वो दोषपूर्ण थी, क्योंकि संख्यात्मक को इन्होंने गलत माना। इनका मानना था कि सांकेतिक होना जरूरी है। शिक्षा विधियों एवं समय सारणी में कमी थी। शिक्षक की नियुक्ति और मापदंड नहीं थे, कोई स्ट्रक्चर नहीं था भी किस बेस पे टीचरों को नियुक्त किया जाए, सेलेक्ट किया जा रहा है, क्या क्या ग्रेड, मतलब क्या क्या एक लेवल होता है भी, ये लेवल प्राप्त करने वाले टीचर चुने जाएंगे। ये किसी प्रकार का वो सिस्टम नहीं बना रखा था, एक सिस्टम के तरीके से नहीं थे। तो ये बहुत सारी समस्याएं थी, पाठ्यक्रम सही नहीं था, तो ये समस्याएं थी। इस वीडियो के अंदर हमने माध्यमिक या मुदालिर आयोग के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा। डियर फ्रेंड, ये वीडियो B.Ed स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए है। वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगी है। सो प्लीज़, यदि वीडियो के अंदर किसी भी प्रकार की कोई गलती आए, कोई कमी है, सो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उन गलतियों को दूर कर सकूं, और आने वाली जो वीडियो है वो उन वीडियो के अंदर ऐसी गलतियां ना दोहराई जाए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और अपने साथियों तक भी शेयर करें, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। इसी आशा के साथ कि आपको जो मैंने समझाया वो आपको समझ अच्छी प्रकार से आया होगा, या किसी भी प्रकार की कोई गलती है तो आप प्लीज़ उसको कमेंट में लिखेंगे। जय हिंद, जय भारत।